हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुनोवा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे, जैसे कि 11th में, 12th में, तो ये जो चैप्टर है वहाँ पे इसका बहुत अप्लाई है, मतलब एप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो ये हम ये बोल सकते हैं, ये बेस है हमारा केमिस्ट्री का। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे तो आगे जो इतना भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो चैप्टर्स इजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो, तो ये चैप्टर हम पढ़ने क्या वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। पहला चैप्टर है आपका, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो समझेंगे, और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो समझेंगे। एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है। एक बैलेंस को अनबैलेंस्ड को बैलेंस इक्वेशन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उसको हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। चैप्टर खत्म होने तक आप ये सब सीख गए होंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं आज पहला क्लास, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। तो पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस, जो कोई सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है। अब क्या क्या इन दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना है एबी। ठीक है, अभी जो एबी बना ना सब्सटेंस, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कुछ न्यू प्रॉपर्टी के साथ ये फॉर्म होगा, न्यू प्रॉपर्टी। और देखो ए और बी जो है इसका भी अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा, बी भी है उसका भी अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो जब ए और बी अपने अपने प्रॉपर्टी के साथ तब जब मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल चेंजेस के साथ एसोसिएटेड होता है, विथ फिजिकल चेंजेस। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल चेंज के साथ एसोसिएटेड होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पे सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज होता है। लेट्स सपोज कोई सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, या फिर कोई लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है। पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनेगा हमारे केमिकल चेंजेस में। ठीक है ना, तो ए का भी अपना केमिकल प्रॉपर्टी खुद का होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी खुद का होगा। बी का भी अपना केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। और जो ए बी नया बनेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ए और बी से अलग होगा, कुछ नया बनेगा वहां पे। ठीक है, तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन करें, डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, इसका डेफिनेशन लिखें। ठीक है, तो हम इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसके और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, नया प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रोसेस, ठीक है, ए प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर देन वन सब्सटेंस react to form a new substance from new substance with new chemical property।
एंड आइडेंटिटी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि पुराने जो सब्सटेंस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये एक प्रोसेस है। लेट्स सपोज यहाँ पे ए है फिर बी है, दोनों ने अपने साथ रिएक्शन किया और ए बी एक नया सब्सटेंस बना। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक रिएक्शन है। ए और बी साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और ए बी बना रहे हैं। इसमें ये जो ए और बी है ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? दोज सब्सटेंस which participate in a chemical reaction, participate in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नया फॉर्म हुआ है ए बी, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है विथ न्यू प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? द सब्सटेंस formed, the substance formed with new chemical property। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद हमें ए बी एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली इसको लिखा है, ए प्लस बी एक एरो दिया है, उसके बाद ए बी बना है। ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है इस रिएक्शन को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, उसमें केमिकल इक्वेशन में कौन कौन रहेंगे? एक तो रिएक्टेंट रहेगा लेफ्ट साइड में, उसके बाद एक एरो ऐसा रहेगा, उसके बाद राइट साइड में प्रोडक्ट रहेगा। तो ये एक फॉर्म होता है केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एरो है ना, ये वाला जो एरो है, इसका ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं टेल। ये वाला एंड जो होता है इसको हम इसका बोलते हैं टेल। और ये वाला जो है एरो का हेड, इसको हम बोलते हैं एरो का हेड बोलते हैं। और ये जो टेल रहता है वो टेल हमेशा रिएक्टेंट की तरफ रहता है। ये टेल कहाँ पे रहेगा? टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। और ये जो एरो का हेड है वो कहाँ पे रहता है? टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ रहता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि ऐसा रिएक्शन दे दे कि ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, या फिर ऐसा कोई दे कि सी जो है वो ए प्लस बी, ऐसा कोई कुछ आपको रिएक्शन दे, तो यहाँ पे देखो एरो का जो टेल है वो ए और बी के तरफ है। तो ए और बी यहाँ पे क्या होंगे? ये रिएक्टेंट, हम इसको बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट है। और सी, सी क्या होगा? एरो का हेड सी के पास है, तो सी हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा। अब सेम चीज यहाँ पे देखो कि ये जो एरो का हेड है वो किसकी तरफ है? सी की तरफ है, तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट होगा। और टेल किसकी तरफ है? ए और बी की तरफ है, तो ये हमारे लिए रिएक्टेंट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। टेल जिसकी तरफ वो रिएक्टेंट होगा, हेड जिसकी तरफ वो प्रोडक्ट होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ इसका। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, हम जैसे वाटर के रिएक्शन करते हैं, H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, ये बनता है। अब देखो यहाँ पे ये टेल जो है वो H2 और O2 की तरफ है, तो ये वाला जो होगा H2 और O2, वो दोनों के दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो होगा H2O, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड ही बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS ऐसे बोलते हैं।
प्रोडक्ट को जो है हम उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं RHS, ठीक है। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, आपको पहचानना है कि कौन रिएक्टेंट होगा और कौन प्रोडक्ट होगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है N2 प्लस 3H2 2NH3, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा है आपके पास PCl2 PCl3 प्लस Cl2, कुछ एरो ऐसा दिया हुआ है, ये PCl5, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दिया हुआ है SO3 SO2 प्लस 1/2 वोल्ट, इसको एरो को आप ऐसे ही रखिए, ठीक है ना, ओके। उसके बाद दिया हुआ है CH4 प्लस O2, एरो कुछ इस तरफ है, CO2 प्लस H2O। तो इसमें आपको सिंपली पहचानना है कि कौन रिएक्टेंट होगा और कौन प्रोडक्ट होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने निकाल दिया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं इसका आंसर की तरफ। तो रिएक्टेंट कौन होगा, देखो इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एरो का टेल किसकी तरफ है, N2 और H2 की तरफ है, तो रिएक्टेंट जो हो जाएगा वो N2 एंड H2 हो जाएगा इस रिएक्शन में। और एरो का जो हेड है वो NH3 की तरफ है, तो प्रोडक्ट जो होगा हमारा NH3 होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये जो टेल है वो PCl5 की तरफ है, तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, PCl5 होगा। एंड जो प्रोडक्ट कौन होगा, PCl3 एंड Cl2, PCl3 एंड Cl2 हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इस केस में रिएक्टेंट कौन होगा, टेल किसकी तरफ है, SO3 की तरफ है, तो SO3 हो जाएगा हमारे लिए रिएक्टेंट। एंड जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, SO2 और O2, क्योंकि हेड इसकी तरफ है, तो SO2 एंड O2 जो होगा हमारे लिए प्रोडक्ट होगा। अब इस केस में रिएक्टेंट कौन होगा, टेल किसकी तरफ है, इसकी तरफ टेल है, CO2 और H2 की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, CH4O2, तो ये हो रहा है हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। हो जाएगा ना आपसे, ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी जो हमने सीखा, अभी क्या सीखा कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन द केमिकल इक्वेशन। तो इसको डिफाइन करते हैं, देखो डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। क्योंकि आप में आपको जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है उसमें हमें डेफिनेशंस लिखना होता है ना। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन लिखना होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोले केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका सिंबल और फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है वो हम दो टाइप के लिख सकते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
तो जो केमिकल इक्वेशन होता है वो दो तरीके के होता है। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है वर्ड के फॉर्म पे, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको, और एक केमिकल इक्वेशन होता है जिसको हम सिंबलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूला से। सिंबल और फॉर्मूला यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन और सिंबल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में दोनों के दोनों का हम समझेंगे वर्ड इक्वेशन और सिंबल और फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और इसको हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल वर्ड यूज किया, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन और वाटर के लिए वाटर। तो नॉर्मली हम जो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वहां पे सिर्फ वर्ड यूज किया हमने, और सिंबल और फॉर्मूला में हम कैसे करेंगे। तो ये हाइड्रोजन होता है ना, हम इसको सिंबलिकली कैसे लिखते हैं, H2 प्लस ऑक्सीजन को हम सिंबलिकली कैसे लिखते हैं, O2, और जो बनेगा वो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, 2H2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं वो एटॉमिक स्टेट में है, तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एटॉम है। तो इसको हमने क्या किया, सिंबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन किया। जो वाटर है, कंपाउंड है, उसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें सिंबल और फॉर्मूला यूज होता है उसको हम बोलते हैं सिंबल एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों के दोनों केमिकल इक्वेशंस है। ये हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर दे रहा है, ये भी वर्ड इक्वेशन है, और इसको भी हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ये वाला भी केमिकल इक्वेशन ही बोलेंगे, दोनों को केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। बस लिखने का तरीका अलग होता है। अभी इन दोनों मेथड में से ये जो वर्ड इक्वेशन है वो बहुत लेंदी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, तो इसको लिखने में हमारा एनर्जी तो लॉस होगा ही होगा, और ये बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखेंगे, क्विकली लिखेंगे और ज्यादा समझ में भी आएगा, वो है सिंबल एंड फॉर्मूला में। हाइड्रोजन के लिए बस H2 लिखो, ऑक्सीजन के लिए बस O2 लिखो, फिर 2H2 लिखो, खत्म, ठीक है ना। तो सिंबल एंड फॉर्मूला जो इक्वेशन होता है हमारे पास, ये वाला मोर एफिशिएंट होता है, इसको हम यूज ज्यादा इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन दो टाइप के था, वर्ड इक्वेशन, सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और उसको हमें लिखना है, ठीक है ना, एक रिएक्शन है उसको हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये वाला हमारे पास रिएक्शन था। अभी हाइड्रोजन को तो हम ऐसे H भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को वो भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर H2 क्यों लिखा, मैं H क्यों नहीं लिखा, ऑक्सीजन को मैंने O क्यों नहीं लिखा, तो HO लिख के H2O को मैंने सिर्फ वाटर के लिए H2 क्यों लिखा, HO क्यों नहीं लिखा, आया समझ में। तो एक रिएक्शन जो आपको दिया होगा उसको आप कैसे सिंबल एंड फॉर्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को मैंने H2 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो H2 के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो H2 होता है ये इसका रिएक्टिव फॉर्म होता है, रिएक्टिव फॉर्म। तो कोई भी एटॉम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उसके रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, when atoms react in a chemical equation, react in a chemical equation,
it is present in its रिएक्टिव फॉर्म। ये अपना रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये कौन सा एटम का रिएक्टिव फॉर्म कौन सा है, वो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट का रिएक्टिव फॉर्म कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले कुछ मेटल्स लूंगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है ना, वो मेटल नॉन मेटल दोनों रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ मेटल यहाँ पे लूंगा और उसका कुछ सिंबल यहाँ पे लिखूंगा, मेटल को हम कैसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, और उसका रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है वो लिखूंगा यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा मेटल है और उसका रिएक्टिव फॉर्म क्या है, उसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो पहले मेटल हम लेते हैं सोडियम का। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और रिएक्टिव फॉर्म नॉर्मल Na ही रहता है, ठीक है। सोडियम के बाद आता है आपके पास पोटेशियम, सिंबलिकली K लिखते हैं और रिएक्टिव फॉर्म भी K होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रुबिडियम, Rb होता है, रिएक्टिव फॉर्म भी Rb होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, सिंबल Mg होता है, रिएक्टिव फॉर्म भी Mg होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, रिएक्टिव फॉर्म भी Al होता है। मतलब मेटल्स के लिए जो सिंबल है वही उसका रिएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता इतना। जिंक अगर होगा तो Zn, लेड होगा, इसको हम Pb बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा, ठीक है। कॉपर होगा, Cu होता है, रिएक्टिव फॉर्म भी Cu होता है, Cu, कॉपर, ठीक है। उसके बाद और कौन ले सकते हैं, मैंगनीज ले सकते हैं, Mn होता है सिंबल, और रिएक्टिव फॉर्म Mn होता है। तो ये कुछ होते हैं मेटल्स, और एक होता है आयरन, ठीक है, और एक होते हैं आयरन Fe, इसको हम Fe लिखते हैं। तो ये कुछ मेटल होते हैं और उसका रिएक्टिव फॉर्म है, तो आप इसको याद रखना है, मेटल और उसकी रिएक्टिव फॉर्म को, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और एक लिख लो कैल्शियम, सी है, रिएक्टिव फॉर्म भी क्या होता है, सी होता है। तो जब भी हम रिएक्शन में लिखेंगे तो इसको हम रिएक्शन में सोडियम को Na के फॉर्म में लिख लेंगे, पोटेशियम को K के फॉर्म में, रुबिडियम को Rb फॉर्म में, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम Al, इसके फॉर्म में हम लिखने वाले हैं एक रिएक्शन जब लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझो, जब हम रिएक्शन में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये आपका चैप्टर में बहुत एक्सटेंसिव यूज होगा, तो इसको आप ध्यान रखना है। कॉपर, लीड, आयरन, कैल्शियम, ये बहुत बार यूज होगा, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है, ओके। उसके बाद कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, उनका भी कुछ रिएक्टिव फॉर्म रहता है। नॉन मेटल, उनके सिंबल और इसका रिएक्टिव फॉर्म। पहले हम लिखते हैं इसमें हाइड्रोजन के बारे में। सिंबल होता है हाइड्रोजन H, और उसका जो रिएक्टिव फॉर्म होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो H2 रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, O होता है, रिएक्टिव फॉर्म O2 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन, सिंबल होता है नाइट्रोजन N, रिएक्टिव फॉर्म N2 होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो N2 के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हो गया क्लोरीन, सिंबल तो Cl होता है, और रिएक्टिव फॉर्म जो होता है वो Cl2 होता है, क्लोरीन। फ्लोरीन, उसका रिएक्टिव फॉर्म F2 होगा। आयोडीन, I होता है सिंबल, रिएक्टिव फॉर्म होता है I2, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया आपका। Br होता है, उसका जो रिएक्टिव फॉर्म है वो Br2, तो 2 2 लगाना है।
अगर कोई कार्बन बोले, कार्बन, तो उसका सी होता है और रिएक्टिव फॉर्म भी भाई सी ही होता है, कार्बन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि बार बार यूज हो गए आगे जाके, तो उसके बारे में हमें समझना था, तो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी इसको हम अप्लाई करेंगे, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल देखो, फेन नाइट्रोजन, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, राइट सिंबल एंड फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फॉलोइंग। तो व्हेन नाइट्रोजन reacts with hydrogen, it forms ammonia। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, दूसरा क्या देख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन react with chlorine, it forms hydrogen chloride। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं, व्हेन सोडियम react with oxygen, it gives सोडियम ऑक्साइड। तो तीन एग्जाम्पल से इसका हम आंसर देखते हैं, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, देखो व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन का रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, N2 होता है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का रिएक्टिव फॉर्म होता है H2। ठीक है, इट फॉर्म्स एमोनिया, फॉर्म क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस कौन फॉर्म हो रहा है, एमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो N2H2 हमारे रिएक्टेंट हो गए, तो उसके साथ हम उसके बाद इसको हम ऐसे एरो देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हो गया, उसके बाद एरो रहेगा, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, एमोनिया। एमोनिया होता है NH3, इसको हम बोलते हैं एमोनिया। ठीक है, ये कुछ कॉम्पाउंड्स है जिसका नाम आपको याद रखना है, जब हम इसको धीरे-धीरे आगे सीखते जाएंगे ना, ऐसे कॉम्पाउंड आते रहेंगे और इसको आप याद रख लेना। तो आप ऐसे कॉम्पाउंड्स के बारे में आप सीख जाएंगे धीरे-धीरे। ठीक है, एक साथ सारे कॉम्पाउंड लिख के रटना मतलब मुश्किल होता है, तो एक-एक चीज को आप रिएक्शन के साथ जोड़ते जाइए, सीखते जाइए, तो जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको सारे कॉम्पाउंड्स जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एमोनिया हमारे पास बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फिर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का रिएक्टिव फॉर्म क्या है, H है क्या, नहीं H2 है। रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या होता है, Cl2। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या देगा ये, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl होता है। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखा हमने, कैसा आया, इसको भी हम एक होता है कि इसको कैसे लिखा जाता है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो HCl ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्ड एग्जांपल देखो, फिर सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म उसका Na होता है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, O2। अब जब सोडियम O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, गिव सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कैसे दिखता है, Na2O, ऐसा होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे एक वर्ड इक्वेशन को हम कैसे सिंबल फॉर्मूला में लिख सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी रिएक्शन दिया होगा तो आप ट्राई कीजिए कि उसको हमेशा उसकी रिएक्टिव फॉर्म में लिखने के। ठीक है ना? ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, और एक एग्जांपल दे दीजिए कार्बन के साथ लेके, व्हेन कार्बन react with oxygen, it forms
कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन C2 नहीं लिखना है यहाँ पे। कार्बन जो होता है वो C के फॉर्म में रहता है, तो इसका रिएक्टिव फॉर्म C ही होता है। प्लस ऑक्सीजन O2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बोलते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है। तो ऐसे हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, उसका अगर रिएक्टिव फॉर्म हमें पता है तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम का रिएक्टिव फॉर्म Na होता है, क्लोरीन का रिएक्टिव फॉर्म Cl2 होता है। दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड ऐसे बनाते हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म अगर आपको याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई इससे बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप किसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये रिएक्शन को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना, एक नया चीज सीखेंगे अभी। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने देखा कि NaCl बन रहा है। अभी NaCl आया कैसे है? तो Na और Cl2 रिएक्शन करने के बाद NaCl बना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि Na2Cl, ऐसा लिख सकता था NaCl2, तो ऐसा लिख सकता था कि Na2Cl2। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मैं इनको ऐसे भी लिख सकता था, पर मैंने पार्टिकुलरली NaCl ही क्यों लिखा? व्हाई आई राइट दिस NaCl ओनली, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो जब भी एक रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कंपाउंड होता है। ये भी जो NaCl है भी ये क्या है? कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को लिखने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है। तो उस कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है उसको हम अभी थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम ये लास्ट टॉपिक होगा, इसको हम आज सीखेंगे। उसके बाद कल से हम नया चीजों को आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सीखेंगे अभी क्या करना है, राइटिंग कॉम्पाउंड्स। कंपाउंड को कैसे हम राइट करते हैं। ठीक है। तो कंपाउंड को कैसे लिखते हैं वो सीखने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स होगा, उसका कुछ उसका आयनिक फॉर्म हमें सीखना है। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके आयनिक फॉर्म में रहते हैं। कौन से एलिमेंट है, उसका आयनिक फॉर्म क्या है, वो हमें अभी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ एलिमेंट्स का और उसके आयनिक फॉर्म का। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप आराम से लिख लीजिए और इसको याद रखना है आपको। ठीक है। तो आपको इसको आराम से ध्यान से याद रखना है। ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो हम जो ये एक जब हम यहाँ पे केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड लिखेंगे, तो इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो कैटायन क्या होता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एनायन कौन होते हैं? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि कैटायन Na+, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। एनायन में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कि Cl-, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा रहता है। वैसे ही O2-, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। वैसे भी Mg2+, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस है। तो ऐसे कैटायन्स होते हैं जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, जैसे कि एल्यूमीनियम 3+। ठीक है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं उसको? मोनोवैलेंट बोलते हैं। जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम बोलते हैं डाइवैलेंट। जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट। ठीक है। सेम चीज, अगर इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट, 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे डाइवैलेंट। ठीक है। 3 अगर नेगेटिव चार्ज होगा जैसे कि N3-, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट। तो ऐसे में ये कंपाउंड्स को जो है जो फॉर्म होता है वो कैटायन और एनायन को मिला के फॉर्म होता है, जैसे कि NaCl। NaCl कैसे बनता है? Na+ और Cl-, इन दोनों को जोड़ के NaCl बनता है। ठीक है। Na+ Cl- मिलते हैं तो NaCl बनता है। तो ऐसे ही हम कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म होता है सीखेंगे। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि कौन से कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है और कौन से एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है। तो पहले उसको हम पहले याद रखना है वो चीजों। तो वहीं पे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ये कुछ कंपाउंड्स है जिनका मैं सिंबल लिखूंगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम ऑफ द कैटायंस। ठीक है।
नेम ऑफ कैटायन और यहाँ पे सिंबल ऑफ द कैटायन, यहाँ पे सिंबल और यहाँ पे उसका चार्ज कितना है, उस कैटायन के ऊपर कितना चार्ज रहता है। तो पहले यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट की बात करते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, जिसके ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो हाइड्रोजन के लिए देखो क्या लिखेंगे, सिंबल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की लिखेंगे तो मोनोवैलेंट के लिए वो H प्लस होगा। और चार्ज कितना है, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है आपके पास, सोडियम आता है, और जिसको सिंबलिकली हम ऐसे Na प्लस लिखते हैं, चार्ज भी 1 प्लस होता है। जितने भी मोनोवैलेंट है उसका चार्ज 1 होगा, ठीक है। पोटेशियम, चार्ज भी कितना रहता है, +1 रहता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम Li प्लस, +1 चार्ज, ठीक है। और कौन रहता है, कॉपर, कॉपर अगर ऐसे आई दिया होगा, आई कॉपर आई, इसका मतलब है कॉपर +1 में प्रेजेंट है, +1 चार्ज में रहेगा। सिल्वर Hg प्लस, +1 चार्ज रहता है। गोल्ड Au प्लस, ये भी +1 में चार्ज में रहेगा। मर्क्यूरी Hg प्लस, और वो +1 चार्ज में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कुछ होते हैं जो कि कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं, उनको कैटायनिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक होता है अमोनियम, और वो रहता है NH4 प्लस, इसके ऊपर टोटल चार्ज रहता है वो +1 रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज। तो मोनोवैलेंट में ये सब चीजें, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप फॉर्मूले जो है केम कंपाउंड्स के लिख नहीं सकते, ठीक है। मोनोवैलेंट के बाद आता है कुछ डाइवैलेंट्स, जिसके पास +2 चार्ज होगा। डाइवैलेंट में कौन कौन आएंगे, पहले देखो यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिंबल और यहाँ पे चार्ज। नेम पहला देखो बेरिलियम, सिंबल जो होगा वो Be2 प्लस होगा, चार्ज जो होगा +2 चार्ज होगा। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, Mg2 प्लस, चार्ज हो जाएगा वो +2 रहेगा। उसके बाद कैल्शियम Ca2 प्लस, चार्ज +2 रहेगा। उसके बाद बेरियम Ba2 प्लस, चार्ज जो है वो आपके पास +2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन रहता है, उसके बाद कॉपर रहता है। अगर कॉपर +2 लिखा हुआ, अगर आपके पास कॉपर है और ऐसा लिखा है 2i, तो 2i लिखा हुआ तो मतलब एक सिर्फ वो होगा कॉपर 2 प्लस, और चार्ज रहेगा +2। उसके बाद देखो आयरन Fe+2, तो +2 चार्ज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जिंक, जिंक +2, तो +2 चार्ज में रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेड आता है, Pb+2, +2 में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है टीन, Sn+2, वो रहेगा +2 चार्ज में। उसके बाद मैंगनीज आता है, Mn+2, +2 चार्ज में रहेगा। तो ये बाइवेलेंट कुछ है, इन बाइवेलेंट्स को आपको याद रखना है। अब ऐसा रट्टा नहीं मारना है, इसको हम जब आगे यूज करते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो ये चीजें आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप हल्का से एक ओवरव्यू दे देना, अच्छा ये वाला इसका +2 है, इसका +2 है, इसका +1, इसका +1 है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जब हम इसको करते जाएंगे आगे क्वेश्चन वगैरह, तो ये अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं ट्राइवेलेंट हो गया, अब ट्राइवेलेंट देखेंगे। जिसके पास प्लस 3 चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट। सेम चीज यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, सिंबल चार्ज। ओके, नेम क्या क्या हो सकते हैं इसमें? पहले तो आता है एल्यूमिनियम, ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का। सिंबल क्या होता है? Al3+। चार्ज कितना होगा? +3। ट्राइवेलेंट का मतलब +3 चार्ज, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? आयरन आता है। आयरन 3I ऐसा लिखा होगा, मतलब कि आयरन का +3 चार्ज में रहेगा, ठीक है। उसके बाद इतना है नहीं इसमें, ठीक है। ट्राइवेलेंट तक ही आपका यूज होना होता है, तो ये ट्राइवेलेंट में दो चीज को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनायंस का। एनायंस का भी लिस्ट बहुत बड़ा है। एनायंस में यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा चीजें ध्यान में रखना है, कुछ चीजें जो है, ठीक है। तो मैं एनायन में लिख देता हूँ। ऊपर हमने लिखा था कैटायंस के लिए ना, तो नेम ऑफ द कैटायन हो गया था। अभी हम देखेंगे नेम ऑफ द एनायंस। तो एनायंस का हम अभी क्या देखने वाले हैं? नेम लिखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं क्या करते हैं। पहले यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे, नेम लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, उसके बाद उसका चार्ज लिखेंगे। ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज याद रखना है सबका। सिर्फ नाम, सिंबल, सिंबल और नाम के साथ चार्ज भी लिखना है, ठीक है। पहला पहला आता है फ्लोरीन, सिंबल होता है F-, चार्ज होता है -1 चार्ज। क्लोरीन Cl-, चार्ज होगा -1। तो आपको पता चल ही गया होगा ना, अभी -1 चार्ज है मतलब ये सब मोनोवेलेंट्स है। ये अभी सब जो लिख रहा हूँ मैं सब मोनोवेलेंट्स हूँ। क्लोरीन क्लोरीन, इसके बाद जो आ गया ब्रोमीन, और इसको हम बोलते हैं Br-, चार्ज होगा वो -1 होता है। उसके बाद हाइड्राइड, हाइड्राइड हाइड्राइड का होता है H-1 देखो यहाँ पे मैंने वहां पे हाइड्रोजन लिखा था, कैटायन के केस में हाइड्रोजन लिखा था। अभी एनायन के केस में मैं इसका हाइड्राइड लिख रहा हूँ। तो जब वो हाइड्रोजन होगा, तो अगर वो कैटायन के फॉर्म में रहेगा तो वो हाइड्रोजन के फॉर्म में रहेगा और H+ के फॉर्म में रहेगा। और जब वो एनायनिक फॉर्म रहेगा तो वो हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा, उसका -1 चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन दो फॉर्म में रहता है, एक H+ के फॉर्म में और एक H- के फॉर्म में। जो H+ होता है वो होता है इसका कैटायनिक फॉर्म, जिसको हम नॉर्मली हाइड्रोजन बोलते हैं। और H- जो होता है इसका एनायनिक फॉर्म होता है, जिसको हम, इसका नाम क्या होता है? हाइड्राइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नाम लिखा मैंने ये सब क्या है? मोनोवेलेंट्स है, ठीक है। तो ये तो एटम्स का हो गया। अभी कुछ कॉम्पाउंड्स है जिसको आपको याद रखना है। कुछ कॉम्पाउंड्स में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जैसे कि नाइट्रेट है, NO3- होगा, ठीक है, नाइट्राइट। तो इसका -1 चार्ज रहता है। उसके बाद और एक रहता है नाइट्रेट, NO2- है, इसका -1 चार्ज रहता है, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका सल्फाइड, SO4 3- सॉरी 2- रहता है। इसका -2 चार्ज रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। सल्फाइड सल्फेट है ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सल्फेट। SO4 2- -2 चार्ज रहता है। और एक रहता है सल्फाइड। सल्फाइड में आपका रहता है SO3 2-, तो ये -2 चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एनायंस है, उसका आपको नाम याद रखना है। और कुछ एनायंस का नाम लिख देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गया, OH-, -1 चार्ज रहता है हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद एक होता है सुपर ऑक्साइड, ये आपका अभी यूज नहीं होगा, वो बाद में होगा सुपर ऑक्साइड। उसके बाद आता है कार्बोनेट, CO3 2-।
-2 का, ठीक है। सल्फाइड हो गया, उसके बाद आता है एक ऑक्सैलेट, C2O4 2 माइनस, -2 आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक आता है फॉस्फेट और फॉस्फाइट, एक होता है फॉस्फाइट और एक होता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में क्या रहता है, PO4 3 माइनस PO4, ठीक है, 3 माइनस रहता है, और फॉस्फाइट में PO3 3 माइनस रहता है। ये -3 चार्ज रहता है, इसका भी -3 चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ एनएन्स का नाम हो गया, और एक यहाँ पे लिख दीजिए, एजाइड होता है एक, एजाइड N3 माइनस -3 में रहता है, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, पर हम उसको जरूरत नहीं है इतना, बस इतना ही हमारे लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही काफी हो जाएगा। तो कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ एनायंस का नाम है, और यहाँ पे ऊपर कुछ कैटायंस का नाम है, इसको याद रखना है पहले। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो। सिंपल है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको सीखा। उसके बाद रिएक्टेंट कौन होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, वो सीखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने सीखा कि मेटल, उसके रिएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, नॉन मेटल्स उसके रिएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, वो सीखा। और उसको केमिकल रिएक्शन कैसे लिखना है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, वो भी सीखा हमने, है ना। एक कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे उसके फॉर्मूला के हिसाब से, तो वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा रिवाइज करना है, इसको थोड़ा याद रखना है कुछ चीज़ें। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और आज का क्लास इतना ही तक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो बाय सबको।